हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संगठन में कितने अंग हैं? कुल 6 मुख्य अंग स्थापित किए गए हैं और उनकी संरचना और क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले महासभा होती है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, जो कि वर्तमान 193 हैं, उनका प्रतिनिधित्व होता है। अमीर हो या गरीब, बड़े हो या छोटे, हर देश का एक वोट है। ठीक। चीन की आबादी 1.379 अरब है और उसका एक वोट है, जबकि तुवालू की आबादी 11,097 है और 2016 उसका भी एक ही वोट है। ठीक। और दुनिया में सबसे बड़े देशी रूसी परिसंघ का भी एक वोट है और न्यूयॉर्क सिटी सेंट्रल पार्क के आकार जितनी बड़ी मोनाको रियासत का भी एक वोट है। यदि कोई सदस्य देश अपना अंशदान नहीं जमा कर पाता है और पहले 2 वर्ष के लिए बकाया अंशदान के बराबर अथवा उससे अधिक राशि देय हो जाती है, तो वह मतदान का अधिकार खो सकता है। मतलब 2 वर्ष तक यदि आप जो राशि है अंशदान की वो नहीं देते हैं, तो आपका मतदान का अधिकार खो जाएगा। यदि कोई सदस्य यह साबित कर सके कि वह अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अंशदान नहीं कर पाया, तो उसे छूट मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महासभा शांति और सुरक्षा, नए सदस्य देशों को प्रवेश देने और संयुक्त राष्ट्र के बजट जैसे मुद्दों पर निर्णय 2 तिमाही बहुमत से लिए जाते हैं, 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। और जो कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और नए सदस्य देशों को प्रवेश देने और संयुक्त राष्ट्र के बजट जैसे मुद्दों पर जो निर्णय लिए जाएंगे 2/3 बहुमत से ले जाते हैं। अन्य मुद्दों के लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। बाकी जो होते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं। हाल के वर्षों में औपचारिक मतदान के बजाय आम सहमति से फैसला लेने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। ठीक है, जो हाल ही के वर्ष हैं उनमें औपचारिक मतदान के बजाय आम सहमति से फैसले लिए गए हैं। और महासभा कक्ष में सभी शिष्टमंडल बैठ सकते हैं। हर शिष्टमंडल के लिए 6 सीट हैं। इसके अलावा मीडिया और जनता के लिए अलग दीर्घा कुल 1898 सीटें हैं। ठीक। और यूएन फोटो यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो ये है। हम देखते हैं महासभा का नियमित सत्र सितंबर के तीसरे सप्ताह में मंगलवार से शुरू होता है और वर्ष भर चलता है। ठीक। कब से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आगे पूछने की संभावना है। सितंबर के तीसरे सप्ताह में मंगलवार से शुरू होकर वर्ष भर चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र शुरू होने के समय महासभा में आम बहस होती है, जिसमें शासन अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष व अन्य व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़े मुद्दों के व्यापक एजेंडे पर विचार रखते हैं। इनमें युद्ध और आतंकवाद से लेकर रोग और गरीबी तक विविध प्रकार के मुद्दे शामिल हैं। ठीक। प्रत्येक वर्ष महासभा एक अध्यक्ष का चुनाव करती है और जो बैठकों की अध्यक्षता करता है। सभी भौगोलिक क्षेत्रों के बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए देशों के 5 समूहों को बारी बारी से अध्यक्षता सौंपी गई है। सबसे पहले अफ्रीका देश, फिर एशियाई देश और पूर्वी यूरोपीय देश, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देश, पश्चिमी यूरोप और अन्य देश। अब इनके क्रियाकलाप देखते हैं राष्ट्र महासभा के। तो महासभा एक मुख्य अंग है जो ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा और सिफारिश करती है जिस पर उसी समय सुरक्षा परिषद में विचार किया जा रहा हो। ठीक। और सैन्य संघर्ष और हथियारों की होड़ से जुड़े प्रश्नों पर भी चर्चा करती है। मतलब एक तो वो मुद्दे जिन पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही है, और एक सैन्य संघर्ष और हथियारों से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर विचार कर सकती है। बच्चों, शरणार्थियों, महिलाओं और बहुत से अन्य समूहों की स्थिति सुधारने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करती है। सतत विकास और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करती है। यह निर्णय करती है कि प्रत्येक सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र को कितना अंशदान देना चाहिए और इस धन को कैसे किया जाना चाहिए। अब इसकी देख लेते हैं मुख्य समितियां। महासभा के सामने विचार के लिए इतने अधिक प्रश्न आते हैं कि वह उन्हें अपनी 6 समितियों और अन्य सहायक अंगों में बांट देती है। ठीक। और ये समितियां और अंग इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जहां तक हो सके विभिन्न देशों के अलग अलग दृष्टिकोण में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मसौदा, प्रस्ताव और निर्णय विचारार्थ महासभा की पूर्व बैठक में प्रस्तुत करते हैं। इसकी 6 समितियां हैं। पहली समिति निरस्त्रीकरण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर विचार करती है। ठीक है। और दूसरी समिति आर्थिक और वित्तीय प्रश्नों में विशेषज्ञ है। तीसरी समिति विचारणीय विषय सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक है। चौथी समिति विशेष राजनीतिक मुद्दों और उपनिवेश समाप्त करने से जुड़े प्रश्नों पर विचार करती है। पांचवी समिति प्रशासनिक एवं बजट से जुड़े मुद्दों पर विचार करती है।
छठी समिति कानूनी विषयों की समीक्षा करती है। महासभा द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाई के कुछ उदाहरण हैं। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने ऐतिहासिक 2030 सतत विकास एजेंडा अपनाया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्यों और संबद्ध 169 उद्देश्य तय किए हैं। तो आपको अभी फिलहाल की याद रखनी है, ये तो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। सुरक्षा परिषद देखते हैं हम। महासभा के बाद होता है सेकंड जो इसका अंग है यूएन का, वह है सुरक्षा परिषद। तो महासभा में दुनिया के किसी भी सरोकार पर चर्चा हो सकती है, किंतु सुरक्षा परिषद का मूल दायित्व शांति और सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों का ही है। तो इसका जो कार्य है वो लिमिटेड है, ओनली शांति और सुरक्षा से संबंधित है, जबकि महासभा किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। तो इसके क्रियाकलाप क्या है? सुरक्षा परिषद एक मुख्य अंग है जो किसी भी स्थिति विवाद की छानबीन करती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भड़काने की आशंका हो, और समाधान के तरीकों शर्तों की सिफारिश करती है। आक्रमण की किसी भी धमकी अथवा कार्रवाई के विरुद्ध कदम उठाने की सिफारिश करती है। और ये आप देख सकते हैं सुरक्षा परिषद का कक्ष, जिसे नॉर्वे ने उपहार में दिया था, और इसका डिजाइन नॉर्वे के कलाकार अर्नस्टेन अर्नीबर्ग ने तैयार किया। पर क्रोग नॉर्वे का बनाया एक विशाल भित्ति चित्र समूची पूर्वी दीवार पर लगा है। यह भविष्य में शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आशा का प्रतीक है। ठीक है। महासभा से सिफारिश करती है कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव किसे नियुक्त किया जाना चाहिए। कौन? सुरक्षा परिषद। अब हम देख लेते हैं इसके सदस्य कौन होंगे। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक। और अन्य सदस्य 10 स्थायी सदस्यों का चुनाव भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए करती है। ठीक। और कुछ सदस्य देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता में परिवर्तन की वकालत कर रहे हैं। इनकी इच्छा है कि विश्व के कुछ और सबसे बड़े देशों को शामिल कर स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। उनका तर्क है कि सुरक्षा परिषद का 70% काम अफ्रीका के मुद्दों से जुड़ा है, फिर भी उस महाद्वीप को स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो हम देख लेते हैं इन 5 सदस्यों को ही वीटो का अधिकार क्यों था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका और ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना में प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं, क्योंकि तो संयुक्त राष्ट्र के रचनाकारों ने सोचा कि ये 5 देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। इसलिए इन 5 देशों को मतदान का विशेष अधिकार दिया गया, जिसे अनधिकारिक रूप से वीटो का अधिकार कहा जाता है। मसौदा तैयार करने वालों ने यह समिति थी कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से यदि 5 बड़े देशों में से किसी एक ने भी विरोध मत दिया तो यह प्रस्ताव या निर्णय पास नहीं किया जा सकता। अब इसकी बैठकें देख सकते हैं हम। बैठक महासभा के विपरीत सुरक्षा परिषद की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। इसकी बैठक किसी भी समय और बहुत अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है। सदस्य बारी बारी से 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का पद संभालते हैं। वे अपने देश के नाम के अंग्रेजी भाषा के आकाराधिक्रम के अनुसार यह पद लेते हैं। और सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए जरूरी है कि 15 में से 9 सदस्य उसके पक्ष में वोट दें, किंतु यदि 5 स्थायी सदस्यों में से किसी एक ने भी वोट नहीं दिया है, जिसे अक्सर वीटो कहा जाता है, तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। मतलब 5 को वोट देना होगा, वीटो पावर का यूज़ करना होगा। सुरक्षा परिषद की कार्रवाई के उदाहरण हैं। तो मार्च 2016 में सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु परीक्षण करने और लंबी दूर की मिसाइल छोड़ने के जवाब में उस सर्वसम्मति से नए प्रतिबंध लगा दिए। मार्च 2017 में परिषद ने प्रतिबंधों की व्यवस्था की निगरानी की अवधि को बढ़ा दिया। तो आपको लेटेस्ट याद रखने हैं। अब आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक। तो ये 3rd अंग है यूएन का। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद व्यापार, परिवहन, आर्थिक विकास जैसे आर्थिक मुद्दों और गरीबी एवं बेहतर आजीविका जैसे सामाजिक मुद्दों पर विचार करती है। ठीक है। इन मुद्दों पर ये चर्चा का मंच है। यह देशों को इस बारे में समझौते करने में मदद करता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसे सुधारें, सार्वभौम अधिकार तथा हर जगह लोगों की स्वतंत्रता के पालन और उनके प्रति सम्मान कैसे बढ़ावा दें। और इसके क्रियाकलाप हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद एक मुख्य अंग है जो रहन सहन के उच्च स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान तलाशती है। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग में मदद करती है। मानवाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं के लिए स्वतंत्र सर्वत्र सम्मान को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के पास इन मुद्दों के अध्ययन करने या कराने और रिपोर्ट करने का अधिकार है। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की
तैयारी और आयोजन में शामिल होती है तथा इन सम्मेलनों की बाद की व्यवहारिक कार्रवाई से जुड़ी रहती है। अब इसकी सदस्यता देख लेते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है, प्रत्येक सदस्य का 1 वोट है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हर वर्ष अनेक लघु सत्र आयोजित करती है जो उसके अपने काम की योजना को समर्पित होते हैं और जिनमें अक्सर प्रबुद्ध समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। परिषद जुलाई में हर वर्ष 4 सप्ताह का एक विस्तृत सत्र भी आयोजित करती है जिसमें संबद्ध देश के लिए प्रमुख या व्यवहारिक महत्व के विषयों पर चर्चा होती है। यह सत्र बारी बारी में जिनेवा और न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है। अब इसकी सहायक संस्थाएं देख लेते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधिकार क्षेत्र के दायरे में आने वाली विविध विषयों के प्रशासन के लिए अलग अलग विषय पर आधारित आयोग गठित किए गए हैं। पहला है मादक पदार्थ आयोग, दूसरा है सामाजिक विकास आयोग, जनसंख्या एवं विकास संबंधी आयोग, सांख्यिकी आयोग और अपराध रोकथाम एवं दंड न्याय संबंधी आयोग, महिलाओं की स्थिति से संबंधी आयोग, विकास के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी आयोग, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट परिषद 5 क्षेत्रीय आयोग और अफ्रीका के लिए आर्थिक सहयोग, यूरोप के लिए आर्थिक सहयोग जो उत्तर अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ देशों से संबंधित है और लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई आर्थिक आयोग, एशियाई प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग और पश्चिम एशिया के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सामाजिक आयोग जो एशिया और उत्तर अफ्रीका में स्थित अरब देशों से भी संबद्ध है। ट्रस्टीशिप परिषद 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय 11 गैर स्वशासी क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत रखा गया। ट्रस्टी परिषद जो ये ट्रस्टीशिप है इसने फिलहाल तो काम करना बंद कर दिया था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय 11 गैर स्वशासी क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत रखा गया। ट्रस्टीशिप परिषद के मुख्य लक्ष्य ऐसे ट्रस्ट क्षेत्रों के निवासियों की प्रगति को बढ़ावा देने और उन्हें स्वशासन या स्वतंत्रता की तरफ ले जाने के थे। ठीक, और इनकी सदस्यता थी। ट्रस्टीशिप परिषद में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, पैसन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। प्रत्येक सदस्य का 1 वोट है और फैसले साधारण बहुमत से ले जाते हैं। इसकी बैठक पूर्व में अमेरिका द्वारा प्रशासित अंतिम ट्रस्ट क्षेत्र पलाऊ ने 1994 में अपनी सरकार बना ली और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। इस कारण परिषद ने करीब आधी शताब्दी बाद अपनी गतिविधियां औपचारिक रूप से स्थगित कर दी। अब आवश्यकता पड़ने पर उसकी बैठकें फिर से हो सकती हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं। 1945 में दुनिया के आधे निवासी ऐसे देशों में रहे जो निवासी थे जिनका प्रशासन बाहर से चलता था। यह देश उपनिवेश कहलाते थे। इनका नियंत्रण मुट्ठी भर प्रमुख अधिकतर पर केवल यह नई यूरोपीय देशों के हाथ में था। उपनिवेश समाप्त करने की प्रक्रिया के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने में मदद दी थी। 1960 में महासभा ने सभी उपनिवेशों निवासियों को तेजी से स्वतंत्र करने का आग्रह करते हुए यह घोषणा का अनुमोदन किया कि अगले वर्ष उसने उपनिवेश समाप्त करने के बारे में एक विशेष समिति गठित की। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 80 से अधिक पूर्व उपनिवेश अब स्वयं संगठन के सदस्य हैं। आज भी करीब 10 लाख लोग निर्भर क्षेत्रों में रहते हैं। इनमें से अनेक क्षेत्र अधिकतर लघु एवं अलग अलग द्वीप अपनी बाहरी प्रशासनिक सत्ता से जुड़े रहना चाहते हैं। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व न्यायालय भी कहलाता है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से की गई और इसे अपना काम 1946 में शुरू किया। न्यायालय का जो वो है हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है और संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से केवल यही न्यूयॉर्क के बाहर है। इसका क्रियाकलाप है यह राष्ट्रों द्वारा लाए गए कानूनी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार करता है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों और विशेषज्ञ एजेंसी की ओर से मिले कानूनी प्रश्नों पर विचार विमर्श करता है। और इसकी जो सदस्यता है 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद से होता है। एक ही देश में 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। कोई भी फैसला 9 न्यायाधीशों की बहुमत से लिया जाएगा। ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सचिवालय महासचिव के नेतृत्व में सचिवालय में दुनिया भर के देशों से आए कर्मचारी काम करते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य चलाते हैं। उनके उतने ही विविध हैं जितनी संगठन के सामने आने वाली समस्याएं। इसमें शांति रक्षण गतिविधियों के प्रशासन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता और सामाजिक एवं आर्थिक रुझानों के सर्वेक्षण तक विभिन्न कार्य शामिल हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को स्वयं सेवाएं देता है और उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं नीति का प्रशासन करता है। तो इसका जो कार्य है शांति रक्षा करना, आर्थिक सामाजिक रुझानों का सर्वेक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर आधारभूत
कार्य करना, दुनिया मीडिया, गैर सरकारी सरकारी संगठनों, शोध, शिक्षा नेटवर्क, स्कूलों, संयुक्त राष्ट्र के काम की जानकारी देना, संयुक्त राष्ट्र के फैसलों पर अमल में सहायता में लाना और मानवता के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना, भाषणों और दस्तावेजों को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद करना। तो ये थे आज पूरे 6 अंक हमने देख लिए संयुक्त राष्ट्र के। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।